Hey everyone, this is Princey and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study for the fibroid uterus for the OT technician student. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस के डेफिनेशन, कॉज, ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। एंड लास्ट हम देखेंगे इसके सर्जरी में ओटी टेक्नीशियंस का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखेंगे हम। फाइब्रॉइड यूट्रस इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। मतलब फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होता है, ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होगा नॉन कैंसर, मतलब ये कोई कैंसर नहीं होता है। एंड ये जो है स्मूथ मसल्स, यूट्रस के स्मूथ मसल्स से बनता है, जिसे लियोमायोमा बोलते हैं या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। जब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब फीमेल्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट अब देखेंगे हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ मतलब क्या होता है कि फाइब्रॉइड किन किन कंडीशन से हो रहे हैं, क्या ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड बनता है फीमेल्स की बॉडी में। तो फर्स्ट हम देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है और एक एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है। तो जब ये दोनों बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है, तब होता है फाइब्रॉइड यूट्रस में फाइब्रॉइड बनता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर्स में होता है कि जब फीमेल्स के अंदर उनके जीन्स में चेंजेस होते हैं, उनके जीन्स जो है चेंज होते हैं, तब होता है फाइब्रॉइड यूट्रस बनता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ओबेसिटी में है कि फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो वो एक रीज़न होता है फाइब्रॉइड बनने का। एंड नेक्स्ट है डिलेड प्रेगनेंसी, मतलब फीमेल को प्रेगनेंसी काफ़ी एज होने पे कंसीव हुई है, काफ़ी एज होने के बाद प्रेगनेंसी उनको कंसीव हुई है, तो वो एक रीज़न बन जाता है फाइब्रॉइड होने का। एंड अब हमने देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसे होते हैं जिससे कि फाइब्रॉइड बनता है। एंड नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स में देखेंगे फर्स्ट 30 to 50 ईयर्स। मतलब ये जो फाइब्रॉइड होता है वो 30 से 50 के बीच की जो फीमेल्स होती हैं, ये फाइब्रॉइड उनके अंदर ज़्यादा दिखता है। एंड ओबेसिटी में है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन होने की वजह से यूट्रस फाइब्रॉइड बनता है। एंड नेक्स्ट है प्यूलिपेरिटी में है कि नो प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब कि कोई भी प्रीवियस प्रेगनेंसी नहीं हुई, मतलब वो एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की हैं। एंड लास्ट है हाई एस्ट्रोजन लेवल में है कि फीमेल्स के बॉडी में हाई हो गया है एस्ट्रोजन लेवल, ये देखेंगे। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइब्रॉइड के टाइप देखेंगे। फाइब्रॉइड 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सेकंड है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, थर्ड है सब सिरोसल फाइब्रॉइड एंड फोर्थ है पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड क्या होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है फाइब्रॉइड का। ये जो है यूट्रस के मांसपेशियों से बनता है, मतलब कि यह मस्कुलर बॉल्स के अंदर बनता है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड में क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर वाली लेयर पे बनता है। अंदर वाली लेयर मतलब कि इंडोमेट्रियम के नीचे की साइड बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड थर्ड देखेंगे सब सिरोसल फाइब्रॉइड में क्या होता है, ये जो फाइब्रॉइड होता है वो यूट्रस के बाहरी साइड पे, मतलब कि
एक्सटर्नल पार्ट पे डेवलप होता है, और इसकी वजह से जब ये फाइब्रॉइड बढ़ने लगता है, इसकी वजह से आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर हुआ, वो जो है उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ता है। एंड फोर्थ है पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड। पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड में क्या होता है, ये यूट्रस से एक स्टॉक के सपोर्ट से जुड़ा होता है, स्टॉक के सपोर्ट से जुड़ा होता है, जिसके वजह से ये स्टॉक जो कभी कभी मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, तब बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में है कि जब मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वो नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा फ्लो करता है। सेकंड है पेल्विक पेन। पेल्विक पेन में होता है कि इसमें पेट के नीचे का जो पार्ट होता है, जो पेल्विस होता है, उसमें पेन हमेशा बना रहता है। एंड सेकंड है लोअर एब्डोमेन पेन। लोअर एब्डोमेन पेन है कि लोअर एब्डोमेन पेन है कि पेट के नीचे के पार्ट में कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर कंटिन्यू पेन बना रहता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। फोर्थ है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। इसमें क्या होता है कि फाइब्रॉइड जो है यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बनाता है और इसमें यूरिन बार बार पास आउट करना पड़ता है। एंड फिफ्थ हम देखेंगे फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में क्या होता है, इसमें फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, ट्यूमर्स की वजह से, फाइब्रॉइड की वजह से। एंड लास्ट है बैक पेन। बैक पेन में क्या होता है कि पेल्विक रीजन में हमेशा बैक की साइड पे पेन बना रहता है फाइब्रॉइड की वजह से। एंड नेक्स्ट अब हमने देख लिया है क्या क्या अभी तक हमने देखा डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड एंड साइन एंड सिम्टम्स। एंड लास्ट अब हम देखेंगे डायग्नोसिस, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड को हम कैसे पहचानेंगे। तो फाइब्रॉइड को हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स से पहचानेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस के थ्रू ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम पेल्विक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर जो है पेल्विक रीजन में एग्जामिन करेंगे और उसका साइज चेक करेंगे पेल्विस का। सेकंड है अल्ट्रासोनोग्राफी को बोलते हैं यूएसजी। तो यूएसजी में होता है कि फाइब्रॉइड को देखने के लिए मोस्ट कॉमन यूज जो है यूएसजी का किया जाता है। एंड लास्ट हम देखेंगे एमआरआई में क्या होता है, इसमें एक पतला सा कैमरा होता है जो हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेंगे जिससे कि उसका एग्जामिन किया जा सके। एंड लास्ट अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट्स, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। कभी कभी होता है कि अब हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कभी कभी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि फाइब्रॉइड का टाइप कैसा है और वो उसका साइज कैसा है और पेशेंट की क्या एज है। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट्स में फर्स्ट है मेडिसिन्स। तो फर्स्ट है मेडिसिन्स। अगर फाइब्रॉइड छोटा है और फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और फाइब्रॉइड से कोई अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो मेडिसिन से पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता। एंड सेकंड है मायोक्टमी में है वनली फाइब्रॉइड इज़ रिमूव। मतलब कि अगर फीमेल को प्रेगनेंसी चाहिए, वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसका यूट्रस ना हटा के फाइब्रॉइड को हटाएंगे, मतलब सर्जरी के थ्रू फाइब्रॉइड को हटाते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं मायोएक्टमी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टेरेक्टमी में है होल यूट्रस इज़ रिमूव्ड। मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फीमेल को तो वो अपना यूट्रस रिमूव करवा सकती है, प्रोसीजर के थ्रू वो अपने यूट्रस को रिमूव करा सकती है। एंड
अब हम ट्रीटमेंट की बात देखेंगे कि इस सर्जरी में, फाइब्रॉइड की सर्जरी में एक ओटी टेक्नीशियंस का क्या रोल होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ द ओटी टेक्नीशियन। सो रोल ऑफ द ओटी टेक्नीशियन में फर्स्ट देखेंगे प्रिपेयर ओटी। सबसे पहला काम जो ओटी टेक्नीशियन का होता है ओटी रूम में, वो होता है प्रिपेयर ओटी, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करेंगे। स्टरलाइजेशन का पूरा ख्याल रखना होता है उन्हें। सेकंड हम देखेंगे अरेंज स्टाइल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है अरेंज स्टाइल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं वो ओटी रूम में आके सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टाइल करेंगे, उसे क्रम बाय क्रम लगा के उसको अरेंज करेंगे। एंड नेक्स्ट है चेक इक्विपमेंट, मतलब कि जब ओटी रूम में पेशेंट के आने से पहले एक ओटी टेक्नीशियन का काम होता है इक्विपमेंट को चेक करना। इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, जैसे ओटी टेबल, सक्शन मशीन, कॉटरी पेंसिल, कॉटरी मशीन, इन सभी को सर्जरी स्टार्ट होने से पहले चेक करना होता है कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेन सेप्टिक टेक्निक्स, मतलब ओटी टेक्नीशियन का नेक्स्ट काम क्या होगा, वो ओटी रूम में सेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन रखेगा। एंड लास्ट है इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग में है सर्जरी स्टार्ट होने से पहले और सर्जरी ख़त्म होने के बाद इंस्ट्रूमेंट, निडल, गॉज की काउंटिंग, इन सभी को काउंट करके रखना एक ओटी टेक्नीशियन का ही काम होता है। एंड लास्ट अब हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड का टाइम से ट्रीटमेंट ना कराने पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब कि जब पेशेंट फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या सर्जरी के बाद उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैवी ब्लीडिंग हो रही है या लॉन्ग टाइम तक चलने की वजह से उनमें ब्लड की कमी भी हो जाती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन। तो फाइब्रॉइड की वजह से कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, सर्जरी के बाद भी कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड थर्ड देखेंगे इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन फाइब्रॉइड की वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। एंड लास्ट हम देखेंगे एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जब पेशेंट को फाइब्रॉइड हुआ है और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया है ठीक से, या फिर सर्जरी के बाद किसी कंडीशन की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, तो उसकी वजह से भी उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा था डेफिनेशन क्या क्या होती हैं, एंड देखा हमने इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, एंड फिर देखा रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखा टाइप उसके क्या होते हैं, टाइप इसके 4 होते हैं, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोसल, सबसेरोसल एंड पेडिक्यूलेटेड। एंड उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स देखे थे। इसके बाद इसमें हमने देखा था क्या क्या इसके डायग्नोसिस होंगे, तो और ट्रीटमेंट देखा हमने, रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन देखा, ओटी टेक्नीशियन का क्या काम होता है इस सर्जरी में, और उसके बाद हमने इसके लास्ट में देखा था कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. I hope you understood this topic. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Thank you so much.